Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are doing well. I warmly welcome you all in our new lecture. It's Structure of Atom, Chapter 2, Lecture 2. बच्चों लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स से जिसकी बेस पर ऑल दो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करके केमिस्ट्री की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी, बट स्टिल ये जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, जिसमें से फर्स्ट डिफेक्ट ये था कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसने कहा था एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि इट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कोलैप्स हो जाएगा। इट मींस ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फिर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो स्पेक्ट्रम तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट एक्चुअली एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। रदरफोर्ड उस टाइम पर एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था और इन 1912 बोहर रदरफोर्ड के पास अपनी पोस्ट डॉक के लिए गया था। अपनी पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री के बाद एक और डिग्री होती है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट डॉक। तो बोहर अपनी पोस्ट डॉक के लिए रदरफोर्ड के पास गया। वहां पर उसने ही लुक्ड एट द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसकी बेस पर उसने 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया दैट इज कॉल्ड एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और इस मॉडल की बेस पर इन 1922 Bohr was awarded with a Nobel Prize. Nobel Prize. अब बच्चों अगर हम बेसिस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल देखें तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो कि मैक्स प्लैंक ने प्रपोज की थी, और ही यूज दिस थ्योरी। किसने यूज की? बोहर ने यूज की। कौन सी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसका मतलब है कि जो बेसिस थी ना बोहर एटॉमिक मॉडल की, वो बोहर का एटॉमिक मॉडल बेस करता था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस करता है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल बेस करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर, जो कि प्रपोज किया था मैक्स प्लैंक ने। और मेन इसने सबसे पहले क्या देखा? डिफेक्ट्स देखे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, और उस बेस पर इसने 1913 में एक मॉडल प्रपोज किया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस बनाया, जिसकी बेस पर उसने प्रपोज किया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब अगर बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स देखे जाएं तो सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अगर देखा जाए तो रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज, हम रदरफोर्ड की बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने कहा कि ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। अगर दीज आर द ऑर्बिट्स, या कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए आपको मिल सकते हैं, राइट? कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जबकि जो बोहर था उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और वो अपने फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उन पाथ्स को चेंज कर लेते हैं, बल्कि वो उस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई एनर्जी चेंज ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद ये है कि उसने साथ ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो हर ऑर्बिट के साथ एक फिक्स्ड एनर्जी एसोसिएटेड होती है। अगर मैं कहूँ कि दिस इज, लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, तो इसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड क्या होगी? E1। अगर ये जो ऑर्बिट है इसको कह दें n इज इक्वल टू 2, तो इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो E2 होगी। इफ दिस ऑर्बिट इज n इज इक्वल टू 3, तो इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो E3 है। एंड इफ दिस लास्ट वन इज n इज इक्वल टू 4, तो इसके साथ एनर्जी क्या होगी? E4 फिक्स्ड एनर्जी एसोसिएटेड है। इसीलिए इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं।
पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर पाथ. वो किसी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं. ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी रिवॉल्व करें, इधर भी रिवॉल्व करें, इधर भी रिवॉल्व करें, इधर भी रिवॉल्व करें, जिसका जिक्र रदरफोर्ड ने नहीं किया था. नाउ ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी. हर ऑर्बिट के साथ फिक्स एनर्जी एसोसिएटेड है, लाइक E1, E2, E3 एंड सो ऑन. सो ईच ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल. इसी बेस पर हर ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. दिस इज पोस्टुलेट नंबर 1. अब अगर हम पोस्टुलेट नंबर 2 देखें तो पोस्टुलेट नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये अब आपने समझना है कि इसका क्या मतलब है. बच्चों, इस सेकेंड पोस्टुलेट का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. और अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया है? अभी आप लोगों को ये बताया है कि हर ऑर्बिट के साथ एनर्जी एसोसिएटेड एनर्जी फिक्स्ड है. दिस इज n इज इक्वल टू 1, तो ये E1 है. दिस इज n इज इक्वल टू 2, तो एनर्जी इसकी क्या होगी? E2 है. दिस इज n इज इक्वल टू 3, तो इसके साथ एनर्जी क्या होगी? E3 है. राइट. अब जितना ये ऑर्बिट दूर होगा न्यूक्लियस से, इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस. अगर डिस्टेंस बिटवीन इस शेल का डिस्टेंस देखें ऑर्बिट का, या इस ऑर्बिट का डिस्टेंस देखें, या थर्ड का डिस्टेंस देखें, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? जब हम देखेंगे थर्ड ऑर्बिट का. न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा किस इलेक्ट्रॉन का है? वो इलेक्ट्रॉन जो थर्ड n इज इक्वल टू 3 में रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है. राइट. तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है n इज इक्वल टू 3 में, उसका रेडियस ज्यादा है. रेडियस ज्यादा होने की वजह से उसकी एनर्जी भी एसोसिएटेड एनर्जी ज्यादा होगी. तो सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करता है और जो इनकी एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है. किससे? रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल होती है. जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ही ज्यादा उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी, और एज अ रिजल्ट उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी. इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो N1 में रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी एनर्जी E1 है, वो एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉन E2 में रिवॉल्व कर रहा है. एज कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉन E3 में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है. तो इस तरह अगर हम एनर्जी ऑर्डर देखें तो सबसे कम वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो N1 में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे ज्यादा है जो N2 में रिवॉल्व कर रहा है. सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? कौन सी है? E3, जो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. दिस इज पोस्टुलेट नंबर 2. पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और हर ऑर्बिट के साथ एक फिक्स्ड एनर्जी एसोसिएटेड होती है. इसी वजह से इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन का अगर हम देखें किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसका डिस्टेंस देखें, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस. रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी एसोसिएटेड होगी. Further the electron from the nucleus, the more energy it has. Now postulate number 3. Postulate number 3 ये है कि electrons revolve in those circular orbits जिनके लिए angular momentum integral multiple of h/2 pi है, जबकि h क्या है? Planck's constant, जिसकी वैल्यू 6.626 into 10⁻⁻34 है. यहाँ पर बोहर ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसका मल्टीपल होगा. एंगुलर मोमेंटम को अगर हम L के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो ये किसके इक्वल होगा? NH/2 पाई. ठीक है. अब यहाँ पर H क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर वो बात कर रहे हैं. n क्या है? दीज आर इंटीजर्स, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 1 होगी. यहाँ पर जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो
एंगुलर मोमेंटम क्या हमारे पास आएगा, h/2 पाई। लाइकवाइज अगर हम ये कहें कि n इज इक्वल टू 2, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आ जाएगा, 2h/2 पाई। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और h/पाई आ जाएगा। अब अगर आपको ये कहा जाए कि n इज इक्वल टू 3, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 3h/2 पाई। राइट, यहां पर हमने ये देख लिया कि h/2 पाई में h/2 पाई में n क्या है, इंटीजर्स है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। ये तो हमें बात क्लियर होगी। अब एक और चीज है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए आपने ये एक फिजिक्स की टर्म है जिसमें हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम L की इक्वल L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम, और ये क्या होते हैं, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। राइट, अब बच्चों आपने ये याद रखना है कि अगर हम देख रहे हैं मोमेंटम को तो वी नो दैट P इज इक्वल टू mv होता है। राइट, तो अगर P इज इक्वल टू mv होता है तो यहाँ पर हम L दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय mv करेंगे। As this is a vector quantity, और ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करते हैं तो हम साइन थीटा लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, r साइन थीटा mv। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होगा। तो यहाँ पर l किसकी इक्वल हमारे पास आ जाएगा, इधर हमारे पास L आ जाएगा, L इज इक्वल टू mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या बन गया, mvr, इसीलिए हम mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई भी लिखते हैं या L इज इक्वल टू nh/2 पाई भी लिखते हैं। एक और चीज ये अपने माइंड में रखनी है कि बोहर जो पॉइंट नंबर 3 पोस्टुलेट नंबर 3 बता रहा है, इसमें वो उसने जो जिक्र किया एंगुलर मोमेंटम का, यहाँ पर ये जो कंडीशन है दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन का ये मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है दैट विल रिमेन फिक्स्ड। अब इसको समझते हैं ये क्या है। यहाँ पर एक तो हमने ये बात की है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन कंडीशन। और एक और चीज जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जो वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की दैट विल रिमेन फिक्स। कैसे फिक्स रहेगी, ऐसे फिक्स रहेगी कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो शेल क्या होगा, k। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, एज n इज इक्वल टू 1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, h/2 पाई। इसका मतलब है कि k शेल के लिए या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड। लाइकवाइज इफ n इज इक्वल टू 2 तो शेल कौन सा होगा, l। यहाँ पर 2 की जगह हम क्या लगाएंगे, 2h/2 पाई, वैल्यू क्या आ जाएगी, h/2 पाई। इट मीन सेकेंड शेल में भी या ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज फिक्स्ड। तो थर्ड पोस्टुलेट ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is integral multiple of h/2 pi that is a different point from Rutherford's atomic model। ये बोहर्स का postulate is quite different, जिसमें उसने क्वांटाइजेशन कंडीशन की बात की, एंगुलर मोमेंटम के फिक्स होने की बात की और फिर साथ बता दिया कि अगर एंगुलर मोमेंटम है h/2 pi तो h क्या है, 2 pi are also constant quantities।
पॉइंट नंबर 4 ये है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टेबिलिटी को भी जस्टिफाई कर देगा, एटम की स्टेबिलिटी को। और यहाँ पर ये बात है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो और फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, वो जब तक उन ऑर्बिट्स में रहेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी को इमिट करेगा, एवॉल्व करेगा, रिलीज करेगा, तो उसके रिजल्ट में वो लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द लोअर एनर्जी लेवल, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हाई एनर्जी लेवल में जंप करेगा। लेकिन जब तक वो एक फिक्स्ड पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रहता है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है n इज इक्वल टू 1, तो वो जब तक n इज इक्वल टू 1 में रिवॉल्व करता रहेगा, वो ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, जब वो अपना एनर्जी को अपना जो सर्कुलर पाथ है उसको चेंज करेगा, तब वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है कि energy of light emitted is equal to the difference between the energies of the orbit। बिल्कुल सही है। लेट्स सपोज अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, और एक हम बात करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। E1 इज लोअर एनर्जी लेवल, E2 इज हायर, वो लोअर से हायर में जंप कर जाता है। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो क्या होगा, E2 माइनस E1। तो पॉइंट नंबर 5 यही है। दीज आर द 5 पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट में हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनको ऑर्बिट कहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और उन ऑर्बिट्स के साथ एनर्जी फिक्स्ड होती है। फिर सेकेंड पॉइंट में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, इन अदर वर्ड्स जितना रेडियस ज़्यादा होगा, उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर पॉइंट नंबर 3 में ये बताया कि क्वांटाइजेशन कंडीशन का जिक्र किया, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। पॉइंट नंबर 4 इज कि इलेक्ट्रॉन जब तक सर्कुलर पाथ में फिक्स में रिवॉल्व करता है, वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। जब वो इमिट करता है तो वो हायर से लोअर में आ जाता है, और जब एब्जॉर्ब करता है तो लोअर से हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स में जंप कर जाता है। अब ये जो पॉइंट है बोहर्स का, ये किस पर बेस कर रहा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। प्लैंक्स ने भी यही कहा था, मैक्स प्लैंक ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जब सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, वो सिर्फ तब इमिट करता है जब हायर से लोअर में या लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, इन अ फॉर्म ऑफ क्वांटम या एनर्जी पैकेट्स। दिस इज ऑल अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी सेल्फ असेसमेंट में है, एक्सरसाइज में है, रिव्यू क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सेल्फ असेसमेंट 2.1 में है बुक पर, टेक्स्ट बुक का, इसमें आपको कहा गया है कि एक एटम है, ड्रा बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक आपके पास एटम है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास 12 है। एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास 35 है। आपने इसके लिए ड्रॉ करना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन के लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, अभी हमने पढ़ा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6 है, और एटॉमिक मास क्या है, 12 है। इसका मतलब है कि कार्बन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6। हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो नंबर, इसका मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 6। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करना है हमने,
एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेना है। एटॉमिक मास कार्बन का क्या है 12, माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 6। यहाँ पर सेंटर में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं 6 और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में ही होते हैं, वो भी क्या है 6। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह कार्बन के लिए आपने ये लिख देना है, सेंटर में प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन 6 और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और साइड पे आपने ये इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। आफ्टर कार्बन, कार्बन के बाद जो सेकेंड एलिमेंट आपको गिवन है दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35। आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने ई लिख दिया इज इक्वल टू 17। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए मैंने पी लिख दिया इज इक्वल टू 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करना है, ए माइनस जी। ए इज एटॉमिक मास, जी इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। इट मीन्स क्लोरीन के कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 18। ये अपने सेंटर में लिख देना है और बाहर ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, रिव्यू एक्सरसाइज, रिव्यू क्वेश्चंस। ड्रॉ बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर हमने कार्बन और क्लोरीन किया है, उसी पैटर्न पर अब आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी। अब आपने बताना है पोटाशियम के लिए। तो पोटाशियम का हमें पता है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बल्कि गिवन है, एटॉमिक नंबर 19 है और मास कितना है 39। तो आपने क्या लिख देना है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए पी लिख लो आप, पूरा PROTON और ELECTRON लिखो, प्रोटॉन इज इक्वल टू 19। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हमने क्या करना है, A माइनस जी करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। नाउ अगेन A इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक मास, जो कि पोटाशियम के लिए क्या है 39। 39 में से जब हम माइनस करेंगे 39 माइनस एटॉमिक नंबर क्या है 19, 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20। अगेन आपने सेंटर में क्या लिखना है, प्रोटॉन्स कितने हैं 19, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 20 और बाहर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। नाउ योर होमवर्क इज यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ सेम बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर सिलिकॉन एंड आर्गॉन। आपने इसमें ये भी बताना है इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। उसमें ये पूछा जा रहा है कि हाउ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी डिफर फ्रॉम द रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। इसके आंसर के लिए आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है और मैं आपको समझा भी देती हूँ कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है, अभी हमने भी पीछे बात की है, उसने स्टेबिलिटी का जिक्र नहीं किया था और उसने ये भी नहीं बताया था कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन होता है, राइट। जबकि जब हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी देखते हैं तो उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उनमें से किसी एक फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में। हर जगह नहीं मिलेगा बल्कि किसी एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में हमें मिलेगा। और बोहर की थ्योरी ने he nicely explained the stability of atom and as well as उसने ये बताया था कि एटम का स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है। बेसिकली बोहर का जो ज्यादा काम था वो हाइड्रोजन पर था। उसने हाइड्रोजन एटम को बेस बनाकर सब एक्सप्लेनेशन दी थी और उसने बताया था कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है।
अब ये तो क्वेश्चन थे हमारे जो एक्सरसाइज में थे या सेल्फ असेसमेंट में थे। अब हम देखते हैं कि पास्ट पेपर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस पास्ट पेपर में आए हैं और कितने मार्क्स के थे। और आपने इस चीज़ को याद रखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मोस्टली अभी आ चुके हैं 2019, 18 और 17 के पास्ट पेपर का हम जिक्र करेंगे। इन पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन हमेशा सेक्शन सी जो कि लॉन्ग पोर्शन कंसिडर किया जाता है उसमें आए हैं और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए। इट मींस इस टॉपिक का वेटेज आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली 5 मार्क्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। 2019 में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपने सिर्फ पोस्टुलेट्स लिखने, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो पोस्टुलेट्स जो मैंने आप लोगों को बताया है 5, पोस्टुलेट नंबर 1 ये था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता ऑर्बिट में, फिक्स्ड एनर्जी वाले जिसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2 फिर बताना है, देन पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 4 एंड पोस्टुलेट नंबर 5। और बच्चों आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपसे पोस्टुलेट्स पूछे जाएंगे तो आपने साथ ये डायग्राम भी, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपसे पोस्टुलेट पूछा जाएगा तो फिर आपने साथ ये वाली डायग्राम भी याद रखनी है। आपने ये डायग्राम भी याद रखनी है, राइट, ड्रा करनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर 2018 जिसमें आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल ड्रा करना है फॉर पोटेशियम, सिलिकॉन एंड आर्गॉन। ये आपका क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट का, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। आपको मैंने पोटेशियम के लिए अभी करवाया और आपको सिलिकॉन और आर्गॉन के लिए होमवर्क दिया। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो ये आया हुआ है आपके पास पेपर 2018 में। पोटेशियम का वी आर डन विद पोटेशियम, सिलिकॉन एंड आर्गॉन का के लिए आपका दिस इज योर एक्टिविटी। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट पेपर 2017 में अगेन राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अगेन आपका ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। अब इस मॉडल, यहाँ पर बोहर्स के पोस्टुलेट्स तो पूछे हुए हैं लेकिन इधर लिखा हुआ है डायग्राम इज नॉट नेसेसरी। लेकिन अब जब हम देखते हैं 2019 के पास्ट पेपर में तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अगर डायग्राम नेसेसरी नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपने यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। लेकिन 2017 में उसने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि डायग्राम इज नॉट, या लेकिन 2017 में उसने स्पेसिफिकली लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि डायग्राम इज नॉट नेसेसरी, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। This was all about Bohr's atomic model. I hope the concept is clear now. I hope आपको ये भी पता चल गया होगा कि बोर्ड में इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपने उनको कैसे सॉल्व करना होगा। कोई भी स्टिल कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।